हम इतने साल पहले के राजाओं के बारे में आखिर जानते कैसे हैं? उनकी जिंदगी कैसी थी? क्या वो सिर्फ लड़ाइयां ही लड़ते थे या उनके कुछ और शौक भी थे? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक लड़का है अरविंद। स्कूल में एक नाटक हो रहा है और उसे एक राजा का रोल मिला है। अब उसके दिमाग में क्या आएगा? यही ना कि शाही कपड़े पहने होंगे, बड़ी बड़ी मूछें होंगी, हाथ में तलवार। लेकिन उसे बताया जाता है कि नहीं, आपको तो बैठकर वीणा भी बजानी है और कविता भी पढ़नी है। सोचकर देखिए, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा होगा। एक राजा जो संगीतकार भी हो, आखिर ये कौन था? और बस यही सवाल, यही पहेली हमारी आज की जांच का शुरुआती बिंदु है। ये राजा थे समुद्रगुप्त। अब सवाल ये उठता है कि एक इतना बड़ा योद्धा जिसके जिस्म पर लड़ाइयों के सैकड़ों निशान थे, वो इतना बेहतरीन संगीतकार कैसे हो सकता है? तो इतिहासकार इन जैसे रहस्यों की तह तक पहुंचते कैसे हैं? उनके पास अपने कुछ खास टूल्स होते हैं, कुछ सुराग। चलिए उनके सबसे जरूरी टूल से शुरुआत करते हैं, एक खास तरह का शिलालेख। इस टूल का नाम है प्रशस्ति। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है प्रशंसा में या इन प्रेज ऑफ। ये असल में दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई तारीफें होती थी। लेकिन ये सिर्फ वाहवाही नहीं थी, इनमें राजा के काम, उनकी जीत, उनकी शख्सियत, सबका पूरा ब्यौरा होता था। आप समझ लीजिए, इतिहासकारों के लिए ये किसी सोने की खान से कम नहीं। हाँ, लेकिन सिर्फ प्रशस्तियां ही नहीं हैं। एक पूरी हिस्ट्री को जोड़कर तैयार करने के लिए इतिहासकारों को एक पूरा टूल किट लगता है। इसमें आती हैं वंशावलियां, मतलब राजाओं की पीढ़ियों का रिकॉर्ड। फिर आते हैं उस दौर के सिक्के, कुछ राजाओं की जीवनियां और यहाँ तक कि जो विदेशी यात्री उस वक्त आए, उनके लिखे हुए वृत्तांत भी। सब मिलाकर एक तस्वीर बनती है। तो ठीक है, चलिए अपनी पहली केस स्टडी समुद्रगुप्त पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि उनकी प्रशस्ति उनके साम्राज्य के बारे में हमें क्या-क्या बताती है। उनके दरबारी कवि थे हरिशेन और उन्होंने समुद्रगुप्त को एक जबरदस्त योद्धा के रूप में दिखाया है। जरा ये विवरण सुनिए। इससे पता चलता है कि राजा को सिर्फ एक शासक की तरह नहीं, बल्कि एक हीरो की तरह देखा जाता था, जिसके घाव उसकी शान थे, उसकी बहादुरी का सबूत थे। अब जो चीज यहाँ सबसे दिलचस्प है, वो है समुद्रगुप्त की रणनीति। इतने बड़े साम्राज्य को संभालना आसान नहीं था। उन्होंने एक नीति सब पर लागू वाला तरीका नहीं अपनाया। देखिए, जो हरा इलाका है आर्यावर्त, वहां के राजाओं को हराकर उनके राज्य को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन जो लाल इलाका है दक्षिणापथ, वहां के राजाओं को हराया तो, पर उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया। बस वो उनके अधीन रहेंगे। और जो बैंगनी और नीले इलाके थे, उन्होंने तो खुद ही हार मान ली। मतलब जैसी जगह वैसी नीति। कितनी चतुर और लचीली रणनीति थी ये। तो चलिए वापस चलते हैं अपने असली सवाल पर। वो संगीतकार राजा वाली बात, उसका क्या हुआ? इसका सबूत मिलता है एक सिक्के से। एक सिक्का जिस पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये प्रशस्ति में कही गई बात को बिल्कुल पक्का कर देता है। तो रहस्य सुलझ गया। वो एक योद्धा थे, एक कवि थे और एक संगीतकार भी। अब ये जो ऐतिहासिक जासूसी के तरीके हैं, ये सिर्फ समुद्रगुप्त के लिए नहीं है। इतिहासकार इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके दूसरे राजाओं के बारे में भी जानकारी निकालते हैं। इससे हमें उस पूरे युग की, उस दौर की एक बड़ी तस्वीर मिल जाती है। चलिए दो और बड़े राजाओं का उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है हर्षवर्धन। उनके बारे में हमें मुख्य रूप से उनकी जीवनी से पता चलता है, जिसका नाम है हर्षचरित, और इसे लिखा था उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने। वहीं दूसरी तरफ हैं चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। उनके बारे में जानकारी मिलती है एक प्रशस्ति से, जिसे उनके कवि रविकीर्ति ने लिखा था। मतलब अलग अलग राजा, अलग अलग तरह के सुराख। और रविकीर्ति की प्रशस्ति में एक कमाल की पंक्ति है। हुआ ये कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को हरा दिया। तो रविकीर्ति ने लिखा कि इस हार के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। यहाँ हर्ष का दोहरा मतलब है, एक तो राजा का नाम और दूसरा मतलब है खुशी। क्या शब्दों का खेल है! एक पंक्ति में पूरी हार का असर बता दिया। अच्छा, अब तक हमने राजाओं की बात की, लेकिन कोई भी साम्राज्य सिर्फ एक राजा से नहीं चलता। उसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन साम्राज्यों का प्रशासन और इनकी सेना कैसे काम करती थी। इस समय में प्रशासन में कुछ बड़े बदलाव आए। पहले की तरह नहीं था।
अब जो जरूरी पद थे वो वंशानुगत हो गए, मतलब पद पिता से बेटे को मिलने लगा। इसके अलावा एक ही इंसान कई कई जरूरी पद संभाल सकता था। जैसे हरिसेन का उदाहरण हमने देखा, वो एक मंत्री भी थे और मुख्य न्यायिक अधिकारी भी। सेना के ढांचे में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब राजा पहले की तरह एक ऐसी सेना नहीं रखते थे जिसे नियमित वेतन मिलता हो। इसके बजाय वो सामंत कहे जाने वाले सैन्य नेताओं पर निर्भर करने लगे। इन सामंतों को वेतन के बदले जमीन दी जाती थी और जब भी राजा को जरूरत पड़ती ये लोग सेना मुहैया कराते थे। अब इससे हुआ ये कि सत्ता थोड़ी थोड़ी बंट गई, जो आगे चलकर कभी-कभी राजा के लिए ही आफत बन जाती थी। तो अब तक हमने राजाओं, उनकी जीतों और उनके दरबारों की ही बात की है, लेकिन आम आदमी का क्या? उनकी जिंदगी कैसी थी? प्रशस्तियों में तो उनका जिक्र ना के बराबर है। इसके लिए हमें कुछ दूसरे स्रोतों को देखना पड़ेगा। एक चीनी तीर्थयात्री थे फाहियान। उनका लिखा हुआ वृत्तांत हमें समाज की एक कड़वी सच्चाई बताता है। उन्होंने उन लोगों की हालत के बारे में लिखा है जिन्हें अछूत माना जाता था। ये राजाओं की शानो शौकत वाली कहानियों से बिल्कुल अलग, एक बहुत ही अलग तस्वीर सामने रखता है। और बात सिर्फ सामाजिक मुद्दों की नहीं थी। कई बार राजा की सेना ही आम लोगों के लिए मुसीबत बन जाती थी। सोचिए, जब राजा की पूरी सेना किसी गांव से गुजरती होगी तो क्या होता होगा। हैरानी की बात यह है कि बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षवर्धन की इतनी तारीफ की, उन्होंने ही सेना से होने वाली तबाही को भी बयान किया है। यहाँ देखिए, गांव वालों को सेना के लिए सामान देना पड़ता था, दही, गुड़, फूल, जानवरों के लिए चारा, सब कुछ। लेकिन इसके साथ साथ तबाही भी आती थी। सेना के हाथी झूंपड़ियों को रौंद देते थे, व्यापारियों के बैल इधर उधर भाग जाते थे, पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती थी। ये उस शानो शौकत से कितना अलग है जिसका जिक्र प्रशस्तियों में होता है ना? तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो आखिरकार हम किसकी कहानी पढ़ रहे होते हैं? उन राजाओं की जिनकी जीत और शान के किस्से प्रशस्तियों में लिखे गए, या फिर उन लाखों करोड़ों आम लोगों की जिनकी आवाजें इस शोर में कहीं दबकर रह गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।